नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन सिक्के, मुगलकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन चित्रकला, मुगलकालीन साहित्य, इन सब का आज हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक्स का। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, हम सबसे पहले देखने वाले हैं मुगलकालीन प्रशासन। ठीक है, ये मुगलकालीन प्रशासन है, ये हमें इसका उल्लेख कहाँ से पढ़ने को हमें मिला। देखिए, अब्बुल फजल की जो आईन अकबरी है, ठीक है, आईन अकबरी ग्रंथ में इस प्रशासन का हमें उल्लेख देखने को मिला। फिर इस प्रशासन में जो नियम है, कानून है, वो देखिए कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश का मिला जुला रूप है। देखिए, अरबी, फारसी और भारतीय तत्वों का एक मिश्रण हमें देखने को मिलता है इसमें। फिर ये जो प्रशासन था, इसका आधार क्या रहा कि देखिए, जो इस्लामी शरीयत है, इस्लामी कानून है वो, और देवत्व का सिद्धांत, परमात्मा का कानून, इस प्रकार से ये तीनों इसके आधार रहे। फिर बात करते हैं हम बादशाह। देखिए, बादशाह को इस प्रशासन में क्या बताया गया है कि बादशाह जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जनता का स्थायी स्वामी होता है। अब एक टर्म है सनद। सनद क्या होता है कि जो खलीफा है, खलीफा कौन? इस्लामी धर्म का प्रमुख, उससे शासन हेतु आज्ञा पत्र प्राप्त करना। ठीक है, और जो ये आज्ञा पत्र है उसी को ही सनद कह दिया गया। ठीक है, बादशाह बनेगा, शासन के लिए खलीफा से आज्ञा पत्र प्राप्त करेगा, उसको सनद कह दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन को दो भागों में बांट दिया, केंद्र और प्रांत। ठीक है, दोनों का प्रमुख सर्वे सर्वा बादशाह हो जाएगा। फिर बादशाह, न्याय, प्रशासन, सेना, तीनों भागों को बादशाह ही अपने नियंत्रण में रखता है। तो ये सर्वे सर्वा हो गया सारा सब। न्याय, प्रशासन, सेना, इन तीनों के अलावा कुछ बचा नहीं। फिर बादशाह की सहायता हेतु मंत्री परिषद होता है, जिसे विजारत कहा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केंद्रीय प्रशासन की। केंद्र, देखिए सबसे पहले आता है केंद्र। केंद्र का प्रमुख हो जाएगा बादशाह। केंद्र के बाद जो छोटी इकाई है वो सूबा। केंद्र बांट दिया सूबों में, और सूबा का जो प्रमुख है वो सूबेदार हो गया। फिर सूबे से छोटी इकाई सरकार या जिला, उसका प्रमुख फौजदार हो गया। फिर परगना आता है, फिर उसका प्रमुख सिकदार हो गया। परगना के बाद गांव या मौजा आता है, उसका प्रमुख मुकदम, खुद चौधरी, मुखिया, इस प्रकार से इसके प्रमुख हो जाते हैं। अब देखिए, जो शासन है वो केंद्रीय निरंकुश प्रकार का शासन था, लेकिन जनहित के लिए समर्पित था। फिर बात कर लेते हैं हम भूमि माप की। देखिए, भूमि माप है वो, भूमि माप में पहले रस्सी का प्रयोग किया जाता था। देखिए, रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग सबसे पहले मुगल काल में ही किया गया था। अब देखिए, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है कि रस्सी को छोड़ के क्यों ये अपनाया। तो देखिए, रस्सी है जो, एक तो है नॉर्मल डे में और एक है बारिशों के दिनों में। देखिए, ये बारिशों के दिनों में रस्सी भीग जाती थी और सिकुड़ जाती थी, मतलब जो एक्चुअल नाप था इसका वो घट जाता था। अब नॉर्मल दिनों वाली रस्सी से और बारिशों के दिनों वाली रस्सी से अगर कोई भूमि मापी जाए, ठीक है, तो उसकी भूमि की माप में डिफरेंस आता था। इसीलिए रस्सी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर बांस की जरीब से मतलब है कि एक पतली सी डंडी, लंबी सी, उसको ये भूमि माप में प्रयोग में लाया गया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए, केंद्र की शासन की हम बात कर चुके हैं। फिर आते हैं हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में। देखिए, प्रांत सबसे पहले आता है, प्रांत या सूबा, उसका कानून जो देखता था। अब देखिए, यहाँ कानून और राजस्व जो दो भागों में बांट दिया, कानून अलग देखेगा, राजस्व अलग देखेगा। जो कानून देखने वाला प्रमुख होता था प्रांत का, वो सूबेदार, नाजिम या सिपह सलार कहलाता था, और जो सूबाई दीवान होता था वो राजस्व देखने का कार्य करता था। फिर जो प्रांत है उसे सरकार या जिला में बांट दिया गया। उसका जो कानून देखने का कार्य था सरकार या जिला का, वो फौजदार देखता था, और राजस्व देखने का काम अमल गुजार का था। फिर सरकार या जिला के बाद आता है परगना या महल। उसका जो कानून देखने वाला था वो सिकदार था, ठीक है, और राजस्व देखने वाला आमिल। अब देखिए, ये जो आमिल है
इस आमिल को 3 भागों में बांट दिया। किस प्रकार से कि अमीन, फौतदार और कानूनगो। अब देखिए, अमीन है जो भूमि माप से संबंधित कार्रवाई देखेगा, और फौतदार खजांची खजाने के बारे में जानकारी रखेगा, और कानूनगो पटवारियों का प्रमुख होता था, ठीक है, मुखिया। फिर इस प्रकार से आमिल हो गया। फिर परगना के बाद आता है छोटी इकाई ग्राम, जिस ग्राम में देखिए कानून को देखने वाला ग्राम में मुकदम कहलाता था, और राजस्व को देखने वाला पटवारी, ठीक है। और पटवारी और कानूनगो, ये 2 पोस्ट आज भी हमें वर्तमान में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, जो उस समय प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे, देखिए सबसे बड़ा वजीर, वकील या प्रधानमंत्री, ठीक है। ये इसमें सैनिक और असैनिक दोनों शक्तियाँ निहित थी। बहुत पावरफुल पद था अकबर के समय। अकबर के समय पहले उसका वजीर रहा कौन, बैरम खां, और बाद में महाम अंगा, ठीक है, महाम अंगा उसकी वजीर रही। ये 1500 बैरम खां रहा 1556 से लेकर 60 तक, और महाम अंगा रही 1561 से लेकर 65 तक इसकी वजीर रहे। बाद में ये जो पद है वो दीवान या फिर दीवाने आजम के नाम से शाहजहाँ के काल में जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पद आता है दीवाने कुल या दीवान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए राजस्व व वित्त के मामलों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो दीवाने कुल होता था, ठीक है। अब देखिए ये जो दीवाने कुल है वो सैनिकों की, माफ़ कीजिएगा, जो राज्यसभा होती थी उसमें मंत्रीगण हैं, उन मंत्रीगणों की भर्ती करना, उनको उनका प्रमोशन, डिमोशन, सारा सब वित्त, उनको वेतन देना, ये सारा सब देखने का जो कार्य था वो दीवाने कुल का होता था। कुल मतलब सारा जो कार्य है कुल का ये है, उन सबको देखने का काम दीवाने कुल का होता था। तो इतना सारा कार्य होगा तो इसके सहयोगी होंगे, तो इसके 5 से 6 सहयोगी थे, ठीक है। किस प्रकार से थे, देखिए दीवाने खालसा। दीवाने खालसा मतलब जो खालसा भूमि होती थी, सरकारी भूमि होती थी, उससे संबंधित मामले दीवाने खालसा देखता था। नेक्स्ट दीवाने जागीर, जो जागीर से संबंधित मामले होते थे वो दीवाने जागीर देखता था। फिर बात करते हैं दीवाने तन, तो वेतन, ये वही तन है वेतन का ही। देखिए वेतन में से वेट आती है तो तन बन गया। तो दीवाने तन का कार्य था कि सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना। फिर आती है बात बयुतात की, तो दीवाने बयुतात होता था। बयुतात का अर्थ होता है कारखाना, ठीक है। तो दीवाने बयुतात कारखानों से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। फिर आता है वकियात। देखिए क्या वाकया हुआ, आज क्या वाकया हुआ, तो जो आय व्यय है, ठीक है, रोज का आय व्यय, ठीक है, आय व्यय से संबंधित क्या वाकया रोज हुआ, तो उसकी जो जानकारी है उसको सम्मिलित करने का, जो इकट्ठा करने का कार्य था, लिखने का कार्य था, वो दीवाने वकियात का था। अब देखिए ये तो रोज का आय व्यय देख रहा है, और इस आय व्यय की जो परीक्षण है, जो परीक्षक है, देखिए वो कौन होता था, सिर्फ मुस्तफ़ी। ये दीवाने मुस्तफ़ी नहीं है, सिर्फ मुस्तफ़ी है। तो ये मुस्तफ़ी आय व्यय का परीक्षक होता था, ठीक है। और जो वर्तमान में ऑडिटर जनरल का पद है वो ये पद उसी के समान है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रशासनिक अधिकारी था वो था मीर बख्शी, सेना विभाग प्रमुख, ठीक है। सेना विभाग प्रमुख, सेना प्रमुख नहीं है, सेना विभाग प्रमुख है, सेनापति भी नहीं है, ठीक है। सेना विभाग प्रमुख से अर्थ है कि जो सेना में सैनिक भर्ती होंगे, सैनिकों का हुलिया और उन्हें रसद, गोला बारूद, हथियार उनकी पर्याप्त आपूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सारा सब का जो सेना विभाग में ध्यान रखता था वो होता था मीर बख्शी, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेना विभाग का प्रमुख हो जाता था, सेनापति नहीं होता था, ठीक है। चौथा मीर सांबा, जो घरेलू विभाग का प्रमुख है। घरेलू विभाग मतलब शाही दावत वगैरह ये सारा सब देखने वाला जो प्रमुख होता था वो मीर सांबा। औरंगजेब ने इस पद को मीर सांबा से बदलकर खान ए सांबा कर दिया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो पद होता था सदर सुदूर, मुख्य काजी होता था। धार्मिक मामलों में बादशाह की ये न्याय में मदद करता था। नेक्स्ट काजी उल गुजात, काजी उल गुजात का जो कार्य था वो मुख्य न्यायाधीश होता था और न्यायिक मामलों में ये बादशाह की मदद करता था। नेक्स्ट देखिए मुहतसीब, ठीक है, ये जनता के नैतिक चरित्र को देखता था और इस पद को औरंगज़ेब ने बनाया था। देखिए औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं का विरोधी था। फिर इसने देखिए मुहतसीब पद का जो सर्जन किया वो क्यों किया कि हिंदू मंदिर और हिंदू पाठशाला है उनको तोड़ने का कार्य मुहतसीब को था और इस्लामिक धर्म को ये प्रसार करे, इस प्रकार का कार्य मुहतसीब को दिया गया। देखिए अन्य अधिकारी और थे। देखिए मीर आतिश, शाही तोपखाना का अध्यक्ष मीर आतिश कहलाता था। आतिशबाजी किससे होगी? तोप से होगी, तो तोपखानों का अध्यक्ष मीर आतिश हो जाएगा। नेक्स्ट डाके, दारोगा ए डाक चौकी, जो डाक से संबंधित प्रमुख होता था, ठीक है, इस प्रकार का, तो वो डाके दारोगा ए डाक चौकी। नेक्स्ट मीर ए बर्रे, बर्रे का अर्थ होता है वन, तो वन विभाग का प्रमुख मीर ए बर्रे हो जाएगा। नेक्स्ट मीर ए अर्ज, जो बादशाह के लिए अर्जियां आती थी, ठीक है, जनता की, उन अर्जियों को बादशाह तक पहुंचाने का कार्य मीर ए अर्ज कहता था। अर्ज से अर्जियां, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। फिर आता है पांचवा वाक़या नवीस। देखिए समाचार पत्र होते थे, वाक़या नवीस समाचार पत्र लिखने वाला या फिर संदेशवाहक, ठीक है, संदेशवाहक, इन दोनों को वाक़या नवीस कहा जाता था। और जो छठा है हरकारा, ये गुप्तचरों के लिए यूज़ में लिया जाता था। और सातवां मीर ए बहर, बहर जल का बहना, तो जल सेना का प्रमुख मीर ए बहर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रशासन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं हम सिक्के। तो सिक्कों का क्या रोल है? देखिए जो बाबर है, सबसे पहले जो मुग़ल सल्तनत का बादशाह है वो बाबर ने शाहरुख और बाबरी, ठीक है, बाबरी, ये दोनों सिक्के चलाए। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के संबंध में कोई सिक्कों के संबंधित जानकारी मिलती नहीं है, तो हुमायूं को हम सिक्के में नहीं देखेंगे। फिर देखिए हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी शासक बनता है। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो वर्तमान में भारत की मुद्रा है, रुपया और पैसा, वो शेरशाह सूरी की ही देन है। तो चांदी का इसने रुपया चलाया और तांबे का इसने पैसा चलाया। फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट अकबर का काल, अकबर ने देखिए मोहर, इलाही, शशब, ठीक है, इस प्रकार से, और जलाली और दाम, इस प्रकार के सिक्के चलाए। मोहर का जो दाम होता था, देखिए जो वैल्यू होती थी वो एक मोहर की 9 रुपया के बराबर होती थी, एक इलाही की 10 रुपया के बराबर। और जो शशब होता था वो एक बड़ा सिक्का होता था और बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। 101 तोले सोने का ये बना हुआ होता था। और मोहर, इलाही, शशब, ये तीनों सोने के बने हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जलाली। देखिए अकबर जो है उसे जलाल के नाम से भी जाना जाता है, तो जलाल से जलाली सिक्के चलाए इसने, और ये चांदी के वर्गाकार सिक्के थे। नेक्स्ट दाम आता है। इसकी जो वैल्यू थी, जो रुपया है, उसका 40वां हिस्सा दाम के बराबर होता था, एक दाम के बराबर, और ये तांबे का बना हुआ था। अब जो अकबर है उसके शासनकाल का 50वां वर्ष है, उसमें ये एक सिक्का जारी करेगा। उसमें राम सिया देवनागरी लिपि में लिखा हुआ ये सिक्का होगा, ठीक है। फिर देखिए जहांगीर के समय नूर और जहांगीर, इन दोनों का नाम जहांगीर ने सिक्कों पर अंकित करवाया। निसार प्रकार के सिक्के जो कि तांबे के बने हुए थे, इस प्रकार के सिक्के जहांगीर ने चलाए। फिर बात करते हैं हम नूर अफ़सा की। देखिए जो नूर महल है,
नूर महल जहांगीर की पत्नी जिसने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो कि भारत में निर्मित सबसे पहले संगमरमर की इमारत है। तो इस नूर महल का दबदबा जहांगीर के काल में बहुत अधिक हो चुका था, तो इसने नूर अफ़सा, नूर सुल्तान, सुल्तानी प्रकार के सिक्के, ये दोनों नूर महल ने चलाए। और इसने खैर काबुल प्रकार के सिक्के भी जहांगीर के काल में चलाए। अब देखिए शाहजहाँ व औरंगजेब जीतल जो कि तांबे की बनी हुई होती थी, इस प्रकार के सिक्के शाहजहाँ और औरंगजेब के समय देखने को हमें मिले। इस प्रकार से सिक्कों का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल स्थापत्य कला। ठीक है, थोड़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनने का चांस रहता है यहाँ से। तो देखिए जो मुगल स्थापत्य कला थी वो भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया, तुर्की, इन सब का मिश्रण हमें मुगल स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। अब जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताएं देखिए, इसमें बड़े व आकर्षक गुंबद होते थे, पित्रा ड्यूरा शैली होती थी। पित्रा ड्यूरा शैली का अर्थ है कि लाल व नीले, ठीक है, कभी कभी हरे रंग का भी यूज़ लिया जाता था। और फूल पत्तियों के बीच में कांच की जो डिज़ाइन होती थी वो पित्रा ड्यूरा शैली, इस प्रकार की शैली कहलाती थी। तो इसका प्रयोग मुगलकालीन स्थापत्य कला में लिया गया बहुत। फिर तीसरा, चार बाग पद्धति, महलों में बहते हुए पानी का प्रयोग, सफ़ेद व लाल संगमरमर का प्रयोग, ये मुगल स्थापत्य कला में किया गया। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मुगलकालीन स्थापत्य कला की नहीं है, तो वहाँ से ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, फिर देखिए बाबर के समय जो भी इमारतें बनी वो कौन कौन सी थी। पानीपत की काबुली मस्जिद बाग, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद। सेकंड, जामा मस्जिद संभल रोहिलखंड में स्थित है। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद जो कि इसके सेनापति, बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा निर्मित है। फिर चौथा, बाग नूरे अफ़गान जो कि आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बाग है वो अफ़गान और आगरा दोनों जगह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं के काल की। तो हुमायूं ने दीन पना नागर दिल्ली में बनवाया, जो पुराने किले में स्थित है, 1534-35 में बनवाया। इसी दीन पना नगर की पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, आगरा की मस्जिद बनवाई और फतेहाबाद में ईरानी शैली में निर्मित एक मस्जिद बनवाई जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आ जाता है। देखिए किला एक कोना, पुराना किला, इसमें ये जो किला एक कोना है वो पुराने किले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, इसने शेरगढ़ नगर की स्थापना दिल्ली में की और इस शेरगढ़ नगर में लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा इसकी प्रमुख इमारतें रही। नेक्स्ट, सासाराम का मकबरा। देखिए सासाराम का मकबरा ये खुद शेरशाह सूरी ने इसको बनवाना शुरू किया था। ठीक है, और इसका पूर्ण निर्माण इसके बेटे ने कंप्लीट इसको करवाया था। ठीक है, किसको? सासाराम का मकबरा जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा है, बिहार में स्थित है। फिर जीटी रोड का इसने पुनर्निर्माण कराया। अब देखिए पुनर्निर्माण क्यों कह रहा हूँ कि जो उत्तराफत है इस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण पहले ही करवा दिया था। ठीक है, 322 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पुनर्निर्माण करवाया और ग्रांड ट्रैंक रोड, जीटी रोड इसका नाम रखा गया। ठीक है, फिर देखिए शेर मंडल पुस्तकालय की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। शेरशाह मस्जिद या शेरशाही की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। नेक्स्ट, हम अकबर के काल में जो निर्मित इमारतें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए अकबर का जो काल है वो मुग़ल काल का स्वर्णिम युग है, सिर्फ मुग़ल काल का, मुग़ल काल स्थापत्य कला का नहीं है। आगे देखेंगे ये भी हम। देखिए अकबर है वो आगरा का लाल किला बनवाया और यमुना नदी के दाएं किनारे ये किला स्थित है। इसमें दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा ये दोनों प्रमुख इमारतें हैं, दरवाजे हैं। और इसमें 500 इमारतें बनवाई अकबर ने।
इसकी डिज़ाइन कासिम खां द्वारा डिज़ाइन की गई और इसमें जो प्रमुख इमारतें हैं वो जहांगीर महल, जो कि मान मंदिर यूपी में स्थित है, मथुरा, उसकी नकल है, ठीक है, जहांगीर महल। और अकबर महल ये भी प्रमुख इमारत में आता है। अकबर ने इलाहाबाद, लाहौर, अजमेर और एक अटक नाम का किला है, उसका निर्माण भी अकबर ने करवाया। अकबर ने बहुत महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार बहाउद्दीन है और इसको चापाकार इस्लामिक शैली, धर्निक हिंदू शैली, इन दोनों का मिश्रण हमें फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य में देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख इमारतें हैं, देखिए, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम जहाँ से जनता की कार्रवाई सुनता था, जनता की समस्या सुनकर उनका हल करता था, और दीवाने खास इसका रहने का महल था, ठीक है। जोधा भाई का, फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई का महल सबसे बड़ा महल था, ठीक है, सबसे बड़ा। फिर एक इमारत इसमें तुर्की सुल्ताना का महल थी, जो कि मुगल स्थापत्य कला का मोती कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पंचमहल, पांच महल जो कि बौद्ध शैली से प्रभावित थे, और इसमें बीरबल का महल, जो कि देखिए, बीरबल के महल में जो छज्जे हैं उनमें सबसे पहले कोष्ठकों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो कोष्ठकों का सबसे पहले प्रयोग बीरबल के महल में छज्जों में किया गया। फिर इसने अकबर ने जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का गौरव कहलाती है उसका निर्माण करवाया, और जिसे देखिए, जामा मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जो कि ज़मीन से 176 फीट ऊंचा है, ठीक है, ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो अतारकिन इल्तुतमिश ने बनवाया था। अतारकिन का दरवाज़ा, उससे प्रभावित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है। और ये बुलंद दरवाज़ा स्कंद, ईरानी स्कंद शैली का प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया, ठीक है, क्या मकबरा, ठीक है। फिर देखिए, फर्ग्यूसन और स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को क्या बताया कि फर्ग्यूसन ने कहा कि ये अकबर की परछाई है, और स्मिथ ने कहा कि ये पत्थर में ढला रोमांस है। तो इस प्रकार की संज्ञा ये दी गई। जहांगीर के काल में अकबर का मकबरा 1612 में बनवाया गया। एतमातुद्दौला का मकबरा, जो कि इसकी बेगम नूर महल द्वारा बनवाया गया था, और ये एतमातुद्दौला नूर महल का पिता था, ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, नूरजहां या नूर महल ने, ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, इसे स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया, ठीक है। एक हम पढ़ के आए मुगल काल का स्वर्णिम युग, और एक हम पढ़ रहे हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, तो वो शाहजहां का काल हो जाएगा, ठीक है। इसमें दीवाने आम, देखिए, ये आगरा के किले के बारे में। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जो कि इसकी सबसे सुंदर कलाकृति है, ठीक है। और इसमें मुसस्समन बुर्ज है, ठीक है, मुसस्समन बुर्ज है। ये वही बुर्ज है जहाँ पर औरंगजेब शाहजहां को 8 साल के लिए कैद करेगा, ठीक है। इसमें खास महल और जरों का दर्शन, इस प्रकार से ये फिर आता है ताजमहल। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि दी, ठीक है। ताजमहल का मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा, और ये जो ताजमहल है वो हुमायूं के मकबरे की नकल, तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कह दिया गया। फिर इसमें सबसे पहले 4 मीनारी का प्रयोग किया गया। देखिए, ये ताजमहल और इसके चारों कॉर्नर पे ये जो 4 मीनार है उसका सबसे पहले प्रयोग ताजमहल में ही किया गया, इस पद्धति का, ठीक है।
अब देखिए जो हैवल है और रविंद्रनाथ टैगोर है वो कहते हैं ताजमहल के बारे में, हैवल कहता है कि भारतीय नारित्व की साकार प्रतिभा है ये, और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि काल के गाल पर टिका हुआ आंसू है ये। लाल किला दिल्ली में स्थित शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम दीवाने खास है इसमें। दीवाने आम में देखिए तख्ते ताऊस रखा गया, तख्त ताऊस। इस तख्ते ताऊस को मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो ये दीवाने आम में स्थित था। और दीवाने खास की जो प्रवेश द्वार था उसके बाहर लिखा हुआ है कि दुनिया में अगर स्वर्ग है तो यही है और यही है। इस बात को लिखने वाला अमीर खुसरो है, ठीक है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब ने सिर्फ एक इसके काल का है बीवी का मकबरा, जिसे ताजमहल की पूर्ण नकल भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है और रबिया दुरानी बीवी के याद में ये मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। औरंगजेब ने नहीं, इसके पुत्र आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। इस प्रकार हमारी स्थापत्य कला यहीं पर संपूर्ण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चित्रकला की, ठीक है। देखिए चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के काल से ही हो गया और इसका जो स्वर्णिम युग है वो जहांगीर का काल हो गया। ये स्वयं महान चित्रकार रहा है, कौन? जहांगीर। इसीलिए इसका काल स्वर्णिम युग रहा चित्रकला के लिए। नेक्स्ट बाबर, ठीक है। बाबर का जो तुजु-की बाबरी ग्रंथ है उसमें एकमात्र चित्रकार बेहज़ाद का उल्लेख मिलता है और इसे पूर्व का राफेल वहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट हुमायूं के समय अबुल समद मीर सैयद अली, ठीक है। इस प्रकार के चित्रकार थे। अबुल समद ने दास्ताए हमीर हमजा इस प्रकार का ग्रंथ रचना करने के लिए कहा और इस हमीर ए हमजा दास्ताए हमीर हमजा को तैयार करने के लिए देखिए अकबर के काल में ये संपूर्ण हुआ, प्रारंभ हुमायूं के काल में हुआ और इसमें टोटल 1375 चित्र हैं और इसमें 50 चित्रकारों ने काम किया है। नेक्स्ट अकबर के काल के वही मीर सैयद अबुल समद सबसे अच्छे कलाकार हैं और सबसे अच्छे कलाकार दसवंत और बसावन, इन दोनों को भी सबसे अच्छे कलाकारों की श्रेणी में अकबर द्वारा गिना गया। फिर जहांगीर आता है। जहांगीर आकारीजा खां या आगा खां के नेतृत्व में आगरा में प्रथम चित्रशाला खोलने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर चित्रकला देखिए उस्ताद मशहूर अबुल हसन व बीसनदास मानव छवि बनाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये बीसनदास, ठीक है। इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में ये थे। अब देखिए प्रमुख चित्र जो हैं मुगल काल के वो कृष्णकाय घोड़ा व भटकता मजनू जो कि अकबर के काल में बसाउन द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट साइबेरियन बिरला सारस जहांगीर के काल में मसूद द्वारा बनाया गया। तीसरा बंगाल व अनोखा पुष्प जहांगीर के काल में अबुल हसन द्वारा बनाया गया और ड्यूटरपाल का चित्रण जहांगीर द्वारा अबुल हसन के रूप में बनाया गया। फिर पांचवा तुजुक ए बावरी में जहांगीर का चित्रण जहांगीर द्वारा अबुल हसन द्वारा ही बनाया गया। ये तीनों जहांगीर के समकालीन थे और इन तीनों में अबुल हसन का रोल रहा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी चित्रकला भी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगलकालीन साहित्य और संगीत की, ठीक है। तो देखिए मुगलकालीन साहित्य संगीत में सबसे पहले संगीत ग्रंथ देख लेते हैं। तो देखिए जो एक तरफ है रचयिता, दूसरी तरफ है रचना। पुंडरीक विट्ठल इसने षड्राग चंद्रोदय और रागमाला राग मंजरी नर्तन निर्णय इस प्रकार की रचना की। फिर दूसरा श्रीकंठ इसने रस कौमुदी की रचना की। तीसरा भावभट्ट इसने अनुपविलास अनुपकुंस अनुप्रत्नाकार, जहाँ अनुप है वहाँ भावभट्ट है, ठीक है। और चौथा तानसेन, इन्होंने मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कानरा इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने की।
दरबारी कानरा बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और जहाँ मियाँ आए वहाँ तानसेन भी आएंगे। फिर पांचवा, आचार्य बृहस्पति, ये संगीत चिंतामणि इन्होंने अपनी रचना की। देखिए शाहजहाँ के काल में जगन्नाथ जिसे शाहजहाँ ने महाकविराय की उपाधि दी, और लाल खां जिसे शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि दी, ठीक है। ये एक ध्रुपद गायक थे, और जगन्नाथ रसगानदार और गंगा लहरी, इन दोनों की इन्होंने रचना की। फिर सुखदेव रुआब, देखिए सुखदेव रुआब गिटार बजाने में माहिर थे और सूरसेन बीन बजाने में माहिर थे, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के समय में बाज बहादुर आया जो कि प्रमुख संगीतज्ञ था, और जो तानसेन है वो भी अकबर के काल में ही संगीतज्ञ था। फिर साहित्य की बात करें तो बाबर ने तुजु के बाबर द्वारा ही रचित है। शेरशाह सूरी के समय तवारीख दौलत शेरशाही हसन अली खां द्वारा रचित। तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी द्वारा रचित। फिर शेरशाह सूरी के काल के समय देखिए 1500 के आसपास मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में, ठीक है, 1540 में पद्मावत ये लिखा गया, ठीक है। फिर अकबरनामा अब्बुल फजल द्वारा लिखा गया, और आईन अकबरी भी अब्बुल फजल द्वारा ही लिखी गई। फिर बात करते हैं तबकात अकबरी, जो कि निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई। फिर मुख्ताब उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा, और ये लौट आया वापस। फिर माफ़ कीजिएगा, मुंतख्वाब उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित है। फिर फैजीनल, ये ओ दमन लिखा हुआ है इनका। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर द्वारा रचित है साहित्य, ठीक है। फिर इकबाल नाम ए जहांगीरी, ये मोती मित खां द्वारा है, ठीक है। तुजु की जहांगीरी स्वयं जहांगीर ने, और इकबाल नाम ए जहांगीरी मोती मित खां द्वारा। फिर बात करते हैं शाहजहाँनामा की, ये इनायत खां द्वारा रचित है। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन काजीबीन द्वारा रचित है। फिर मुंतखाब उल लुआब, ये या तारीख ए खफीफा, ये आसिफ खफी खां द्वारा रचित है। खुलाफत उल तवारीख सुजान राय द्वारा। फुतुहोत आलमगिरी, ये ईश्वर दास द्वारा रचित है। और दीवान मखफी, ये औरंगजेब द्वारा रचित है, ठीक है। मुगल काल में हिंदी साहित्य किस प्रकार से था कि जो तुलसीदास है उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, पर्वत मंगल, गीतावली की रचनाएं की, और सूरदास ने सूर सागर की रचना की। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, राग चंद्रिका, अलंकार मंजरी, इस प्रकार की रचनाएं हमें केशवदास से देखने को मिली। फिर कवि सुंदर को शाहजहाँ ने कवि राय महाकवि की उपाधि दी, और उन्होंने सुंदर श्रृंगार की रचना की। कवि बिहारी सवाई जयसिंह के समय था, और इन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की, ठीक है। इस प्रकार से हमारा साहित्य भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो मुगल काल है उसमें जो यात्री आए थे विदेशी, वो किस प्रकार से आए थे। देखिए अकबर के काल में भी एक यात्री आया था, रॉल्फ फिंच, ठीक है, 1585 में। फिर जहांगीर आता है, इसके काल में विलियम हॉकिंस 1608 से 1613 ये भारत में रहता है, ठीक है। फिर दूसरा विलियम फिंच, ठीक है, ये 1608 में ही आया था विलियम फिंच भी। फिर आता है निकोटा डाउनटन, ठीक है, ये 1614 में आया था। और फिर आता है निकोलस विथिंगटन। फिर आता है पांचवा सर थॉमस रो, ये 1615 में आया। और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये जहांगीर के काल के यात्री थे। फिर शाहजहाँ के काल में फ्रांसीसी बर्नियर आया 1658 में, और सूरत में आया, ठीक है। इस प्रकार से हमने मुगलकालीन प्रशासन देखा, मुगलकालीन सिक्के देखे, मुगलकालीन स्थापत्य कला देखी, मुगलकालीन चित्रकला देखी, और
मुगलकालीन साहित्य एवं संगीत देखा। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसकी संपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माफ़ कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो कि हम हैं ना के नाम से है, और वहाँ से आप इसकी PDF मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम 1707 से कंटिन्यू करेंगे। जो औरंगजेब है, उन्होंने किस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद किस प्रकार मुगलकालीन शक्तियाँ क्षीण होती जाती है और आगे अंग्रेज़ों का दबदबा होता है। तो ये सारा सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। शुभ रात्रि, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।